नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। आप मेरे साथ में इसमें जो है जीके टी10 की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं बताता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी तक ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी हमेशा पूछे जाने की बहुत पूरी ही संभावना रहती है। ठीक, विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको एक क्वेश्चन में एक से क्वेश्चन से ही जो है 10 क्वेश्चन और भी बने हुए नज़र आ जाते हैं कि हाँ, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं उन्हें भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, उन चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर लीजिए, जिसमें आपको वो रिवीजन करने के लिए आसानी होगी। चलिए देखते हैं बाकी क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका जवाब दीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कार्य, वेग, बल, त्वरण। इन चारों में से बताना है कि कौन सी अदिश राशि है। ठीक, हमें सबसे पहले इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं और सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। ठीक, तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनमें दो तरह से होती हैं, एक अदिश राशियाँ और एक सदिश राशियाँ। अदिश और दूसरी हमारी सदिश राशियाँ। ठीक, अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? वो भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक, केवल परिमाण मैग्नीट्यूड कहते हैं इसको। ठीक, इंग्लिश में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उनको जो है हम अदिश राशियाँ कहते हैं और इसमें जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको अदिश राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल इनके, जैसे कि इनके एग्जाम्पल है दूरी को हमें बताने के लिए, जैसे कि अब आपके घर से आपके स्कूल कॉलेज की दूरी जो है उसको बताने के लिए आपको किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप सीधे बता देते हैं 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ठीक, वैसे ही द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बताने के लिए भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आयतन, घनत्व, ठीक, कार्य, ताप, विद्युत धारा, ठीक, समय भी हम जो है कुछ दिशा नहीं बताते उसमें कि ये उत्तर दिशा का समय हो रहा है या दक्षिण दिशा का समय हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हम बताते ना। ठीक, तो ये सब जो हो गए हमारी कौन सी हो गई राशियाँ? अदिश राशियाँ होती हैं ये। दूसरा हम पढ़ते हैं सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। सदिश राशियों को इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। ठीक, ये वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसमें हमें दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी इसको व्यक्त करने के लिए। क्या कहलाएंगी वो? सदिश राशियाँ हमारी कहलाएंगी। ठीक, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। विस्थापन, इसमें और भी एग्जाम्पल हैं ETC। ठीक, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ठीक, बलागुण। इन सबको व्यक्त करने के लिए आपको जो है दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक, आदि। ये हो गया आपका अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अब इससे आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी राशियाँ हैं अदिश और कौन सी हैं सदिश। देख लीजिए, इसमें आंसर दे दीजिए। अब इससे आपको पता चल गया क्या, कार्य जो है हमारी वो अदिश राशि है। ठीक ना, कार्य अदिश राशि है। पढ़ लीजिए, इसमें अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, ताप, विद्युत धारा, समय आदि। ठीक, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण आदि। ठीक, इसमें आवृत्ति, शक्तिदाब, ऊष्मा, विभव, विशिष्ट ऊष्मा, ये सब भी अदिश राशियों में आती हैं। इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, ये सब भी और भी आती हैं। ठीक, सदिश राशियों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक, कार्य।
क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? जैसे कि दूध में कितनी मिलावट है और क्या है वो हमें से ही पता चलता है। ठीक, कौन कौन से उपकरण है हमारे पास? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, इनमें से बताना है कि कौन सा होगा। ठीक, अब देखिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले इनको आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए चारों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है जिन्हें हम उनको बता देते हैं कि किससे किससे क्या क्या होता है। ठीक, तो हमारा जो बैरोमीटर है, ठीक, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है, मापने का यंत्र। ठीक, उसके बाद हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता इससे नापी जाती है। ठीक, मापने का यंत्र है। फिर उसके बाद हमारा आता है हाइड्रोमीटर। ये द्रव्यों की अपेक्षित घनत्व मापने का यंत्र है। ठीक, द्रव्यों की अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र। ठीक, उसके बाद अब बचा हमारा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर किस लिए यूज़ होगा? दूध की शुद्धता मापने के लिए, घनता नापने के लिए, चाहे कुछ भी लिख किया है उसके लिए हमारा लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको अब इस तरह से इसमें देखिए ये 4 क्वेश्चन भी आपके मिल गए कि अगर अगले क्वेश्चन में कभी आपसे पूछा जाए कि हाँ हाइग्रोमीटर किस लिए यूज़ होता है तो आप इसका जवाब दे देंगे। ठीक, हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज़ होता है वो जवाब दे देंगे, अपेक्षित घनत्व द्रव्यों का। ठीक, बैरोमीटर पूछा गया दाब मापने के लिए वायुमंडलीय, आप इसको भी बता सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखने के लिए। ये क्वेश्चन जो है आपका गन्ना पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम जो हुआ था 2016 में, उसके पेपर 1 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये क्वेश्चन लोअर में आया हुआ था, लोअर 3 हुआ था 2016 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता किससे मापी जाती है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक, आपको हमने बता ही दिया है। आपको पता है क्या बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होता था, किसके लिए यूज़ होता था? वायुमंडलीय दाब नापने के लिए, वायु दाब, ठीक, मापने के लिए। पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया हमने आर्द्रता ये बैरोमीटर किस लिए यूज़ होता है। इसमें क्या पूछा गया है? आर्द्रता नापने के लिए। ये क्वेश्चन पिछले में था भी हमारा। ठीक, ऑप्शन। अब इसमें जो है हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, नहीं हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? अपेक्षित घनत्व के लिए, द्रवों का अपेक्षित घनत्व। ठीक, उसके बाद थर्मामीटर हमारा आया, ये सबको पता होता है। ये जो है उपकरण ताप को, ये उपकरण जो है ताप को डिग्री सेंटीग्रेड में मापता है, ये भी याद रखिएगा। अब बचा हमारा क्या? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किस लिए यूज़ होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडल में प्राप्त आर्द्रता को नापने के लिए। ठीक, इससे आपको ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इन सारी चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन पेपर आया था, आमीन का एग्ज़ाम हुआ था, आमीन 2016 में। ठीक, उसके पेपर 1 में आया हुआ था ये देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इसी से ही घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बनाएंगे तो ये पूछ लेंगे, उसमें अगला क्वेश्चन किसी में ये पूछ लेंगे, इस तरह से आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये ओडीआर क्वेश्चन पेपर ज़रूर आप करिए। ठीक, चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूछा गया है आपसे, जी का न्यूनतम मान होता है। ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक, तो अब इसमें हम समझ लेते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए क्या परिवर्तन आता है। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक, अब इसमें क्या है, जब ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, ठीक, इसमें जब पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान जो है वो घटेगा। मतलब इसके अंदर ये तल है पृथ्वी का, इसके अंदर आप जाएंगे तो जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा। ठीक, ये हो गया। फिर इससे अब तल, मान लीजिए तल है, तल से अब ऊपर आप बढ़ रहे हैं, जब ऊपर बढ़ेंगे तब भी जी का मान घटेगा। ठीक, फिर उसके बाद जब ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा, ध्रुव जो होते हैं उन पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है जी का मान, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम। ठीक, फिर उसके बाद विषुवत रेखा पर न्यूनतम, ये भी लिख लीजिए, विषुवत रेखा पर न्यूनतम। ठीक,
और फिर लास्ट में आता है आपका पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है वो शून्य हो जाता है, जी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इस जगह पे क्या होगा, किसी भी चीज़ का वेट पूछा जाएगा, भार पूछा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। भार केंद्र पर पृथ्वी के 0 होता है, लेकिन द्रव्यमान m की वैल्यू नहीं बदलेगी। m की वैल्यू सेंटर पे जाओ, चाहे जहाँ पे जाओ, वहाँ पे द्रव्यमान किसी वस्तु का नहीं बदलता। ठीक, इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आपसे बहुत बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पर द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान जो है नहीं बदलता है, आप जो है द्रव्यमान की जगह भार बता देंगे। ठीक, इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा, भार m इंटू जी। तो ये जी जब 0 हो जाता है तो उससे जो है उसका वेट 0 हो जाता है, लेकिन उस मास उसका जो है वो द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक, आप समझ लीजिए क्या है। अगर एक दो बातें और भी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं इसी टाइप से रिलेटेड, वो भी जान लीजिए। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। अगर जो है बंद कर दे घूमना तो ठीक, उस टाइम पे क्या होगा, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक, ध्रुवों पर सबसे कम होगी। ठीक, ये वृद्धि जो होगी वो इस तरह से रहेगा। ठीक, चलिए अब इसके हिसाब से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी का न्यूनतम मान कहाँ होता है, ये देखिए इसमें मैंने बता रखा है आपको, जी का न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, जी का न्यूनतम मान विषुवत रेखा, ए पूछा, ए ऑप्शन है, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं, तो विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है। ये आप इसका आंसर दे देंगे। ठीक, चलिए अब देखें अगला क्वेश्चन। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये चीज़ को बहुत बार देखिए, इसमें आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है टोटल इसमें, और एक चीज़ में। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज प्रतिपादन इसमें से किसने किया था। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन, केपलर। अब इसमें जानते हैं कि केपलर जो है इन्होंने क्या दिए थे। केपलर ने जो है ग्रहों की गति के नियम दिए थे। इनको मैं आपको आराम से अच्छे से बता दूंगा, ये जितने नियम है एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सारे नियम जो हैं सीख लेंगे कि हाँ किसने क्या क्या दिए थे। ठीक, ग्रहों की गति के केपलर के नियम थे। ठीक, अब उसके बाद में न्यूटन, इन्होंने जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया हुआ था। न्यूटन का नियम जो था वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक, और भी इन्होंने गति से संबंधित भी 3 नियम दिए थे, अब वो भी याद होने चाहिए, वो भी बता देंगे हम आपको। अब इसमें जो है मेन है हमारा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो है ये इन्होंने जो है वो जल स्थानांतरण की जो है वो दिया हुआ था नियम। ठीक, इसमें क्या है, इसका नियम जो है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, और ये भार में जो यह आभासी कमी होती है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये इनका आर्किमिडीज का नियम था। ठीक, जब कोई वस्तु किसी द्रव में, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है, उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, नहीं ये बी। ठीक, आर्किमिडीज, सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। वो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, निर्वात, लोहा, पानी, वायु। ठीक, ये क्वेश्चन जो है हमारा गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में आया हुआ था, 2016 गन्ना पर्यवेक्षक में आया हुआ था। ठीक, क्या होता है अब इसको देखेंगे हम। ध्वनि की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम जो होंगे तो उसमें अलग अलग उनकी चाल होती है सब में। ठीक, क्यों जो है चाल जो है निर्भर करती है, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, अगले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। चाल जो है मुख्यतः प्रत्यास्थता तथा घनत्व इन पर निर्भर करती है। ठीक, निर्भर करती है। ठीक, अब गैसों के अपेक्षा जो है द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है। ठीक, तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे कम प्रत्यास्थता गैसों में। ठीक, फिर उससे ज़्यादा प्रत्यास्थता हमारी द्रवों में, फिर और सबसे ज़्यादा जो है हमारी ठोसों में, ये प्रत्यास्थता है। ठीक, ये हो गया। अब इसी हिसाब से देख लीजिए किसमें कितनी होती है। निर्वात में जो होती है ये फिक्स है। ठीक, निर्वात में ध्वनि की गति जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, वायु में ध्वनि की जो चाल होगी 332 मीटर पर सेकेंड होगी। उसके बाद में आता है नंबर हमारा
जल का या पानी कह लीजिए, पानी में ध्वनि की चाल 1493 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, फिर हमारा बचता है लास्ट में लोहा। लोहा में हमारी होती है 5130 मीटर पर सेकंड, ये आपकी लोहे की होती है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है लोहे में होती है, हो गई है। ठीक, अब इसमें आपसे जाए जिसमें भी पूछे इस तरह से आप इनको भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, 7वां नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, ये पूछा गया है। ठीक, क्या है सबसे पहले जानते हैं, कंपन करने वाली जो प्रत्येक वस्तु होती है वो सभी जो है ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ध्वनि की तीव्रता जब अधिक होती है तब वह कानों को अप्रिय लगने लगती है, उसी को ही हम शोर कहते हैं। जब वो हमें अप्रिय ध्वनि सुनाई देती है उसी को ही हम शोर कहा जाता है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, एक आपको ध्वनि की जो मापांक होता है, किससे हम नापते हैं, ये लिखा हुआ है आपका डेसिबल। ठीक, शोर को, ध्वनि को क्या जो है तीव्रता को हम इससे नापते हैं कि हाँ डेसिबल कितनी तेज़ है, ये डेसिबल से नापा जाता है। ठीक, इसका जो है 0 से शुरू होता है और बहुत आगे तक बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो अब इसमें हम कुछ जगह जान लेते हैं कि यहाँ कितना कितना क्या होता है, उससे हमें पता चल जाएगा। जो हम लोग साधारण बातचीत करते हैं वो उसकी होती है 30 से 40 dB, डेसिबल को ही dB भी लिखा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद ज़ोर से बातचीत अगर कर रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है थोड़ा सा, तो वो हमारी हो जाएगी 50 से 60 dB। ठीक, फिर उसके बाद जो है ट्रक, जिसकी ध्वनि हम लोगों को ट्रैक्टर बहुत तेज़ लगती है, शोर जैसी लगती है, वो कितनी होती है 90 से 100। तो अब जब हम समझ लीजिए कि 80 dB से ऊपर बढ़ेंगे, ये भी dB में, ठीक, 80 dB से ऊपर बढ़ेंगे तो उसको हम शोर की संज्ञा देते हैं, उसको हम शोर कहा जाता है। ठीक, और भी जान लीजिए एक चाहे तो, मिसाइल 180 dB होता है। अब देखते हैं, चलिए हम अगला क्वेश्चन, अब इसका आंसर तो बताइए पहले, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शोर मतलब 80 dB, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ये 80 dB। ठीक, इन सब चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और अच्छे से एनर्जी से और अच्छे आपको वीडियो ला सकूं। और ये चीज़ ये क्वेश्चन जो है आपका 2015 में आया हुआ था, 2015 में वन रक्षक वाले एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक, देखिए आप सारे क्वेश्चन कितने आसानी से करे ले रहे हैं। चलते हैं, जिसको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो उसको नोट कर ले। और हाँ, जितने क्वेश्चन हम आपको ये करवा रहे हैं 10 से, अब में आप अपना जो है स्कोर इसमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक, और सारे क्वेश्चन पहले सबसे पहले अपने आप अटैम्प्ट कर लिया करिए कि हाँ मेरा ये जो है सही है कि नहीं सही है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, गलनांक तापमान, प्रज्वलन तापमान, क्वथनांक तापमान, हिमांक तापमान। ठीक, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए पहले, जब तक हम आपको इसके सारे ऑप्शन के बारे में बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्या है, हिमांक। ठीक, हिमांक तापमान जो तापमान होता है वो क्या होता है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन। मतलब कि हिमांक पे क्या है, पदार्थ जमता है, ठोस अवस्था में आता है द्रव अवस्था से। ठीक, द्रव से ठोस अवस्था में आएगा। ठीक, ये समझ गए आप हिमांक तापमान किसको कहा जाता है। ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ बनती है, बस वही है हिमांक जल का। फिर उसके बाद गलनांक है। गलनांक तापमान क्या होता है, जिस पर वह पदार्थ जो है अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है। क्या है, ठोस से द्रव अवस्था, उसको जो है गलनांक तापमान कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है क्वथनांक। क्वथनांक के बारे में जान लेते हैं। क्वथनांक जो है जब उबलना शुरू होता है, मतलब कि वाष्प का दाब जो है द्रव की सतह पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब वह उबलने लगता है। जब दोनों का बराबर हो जाएगा तापमान तो वह उबलना शुरू कर देता है। ठीक, तो फिर वो क्वथनांक तापमान उबलने लगता है। ठीक, क्वथनांक पे ये हो गया आपका क्वथनांक। अब बचा हमारा क्या, प्रज्वलन तापमान। प्रज्वलन के तापमान क्या है, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है, उसे उसका प्रज्वलन तापमान कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखें अगला 9वां क्वेश्चन हमारा। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ था लोअर 2019 में। ठीक, एग्ज़ाम हुआ था 30/9/2019 को, सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक, देखें अगला क्वेश्चन 9वां हमारा क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है, कौन सा है,
उत्तल, अवतल, अवतलोत्तल, समतल। ठीक, अब ये इसमें सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्या है, निकट दृष्टि दोष के बारे में जानना होगा हमें, दूर दृष्टि दोष के बारे में पता होना चाहिए हमें। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, ठीक, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसको नज़दीक की वस्तु जो है वो पास वाली जो है वो दिखाई देती हैं, ठीक, परंतु दूर की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है। इसमें नज़दीक की दिखाई देगी, दूर की नहीं, ठीक। उसके बाद जो दूर दृष्टि दोष होगा उसमें इसका अपोजिट होता है, उसमें इसका अपोजिट होगा, ठीक। इसमें क्या होगा, हमें नज़दीक की नहीं दिखाई देगी, कि नहीं दिखाई देगी, और दूर की दिखाई देगी, ठीक। इसमें भी बहुत लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, हमारे एक मित्र को बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न देता था इसके बारे में, ठीक। क्या है, निकट दृष्टि दोष अपोजिट हो जाता था, बार बार गड़बड़ हो जाती थी, ठीक। तो इसको आप एक तरह से याद कर सकते हैं, निकट दिखाई, नज़दीक की दिखाई देगी, ठीक। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जब हमारे चाहने वाले हमारे करीब होते हैं तो हमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देना बंद हो जाती है। मतलब निकट हैं जब हमारे चाहने वाले तो हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, क्यों, क्योंकि हम उसको देखते रह जाएंगे, ठीक। वैसे ही दूर दृष्टि दोष, जब वह हमारे दूर है तो हमें वही दिखता रहेगा दूर में, और हमें पास की, अपने आसपास की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, ठीक। बस इस तरह से याद कर लीजिए आप, आपको कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाएगी आपकी हमेशा के लिए, इस तरह से, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का, ठीक। अरे इसमें अभी आगे बचा ही रह गया। इसमें जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमारा अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, ठीक। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, ठीक ना। अब इसमें क्वेश्चन में क्या था, निकट दृष्टि वाले को पूछ रहा था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, सारे क्वेश्चन एक एक चीज़ पूछी जा सकती है, एक एक पॉइंट इससे जो आपको मैंने बताया। चलिए अब आखिरी हम क्वेश्चन देखेंगे, 10वां। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। बताइए, इसको पढ़िए, आप अटेम्प्ट करिए। ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब इनमें भी आपको सारी चीज़ के बारे में बता देते हैं किस किस चीज़ के लिए कौन सा यूज़ होता है, ठीक। तो सबसे पहले जानते हैं एमीटर। एमीटर जो है विद्युत धारा मापने का यंत्र है, विद्युत धारा को मापने के लिए होता है, एमीटर हो गया आपका, ठीक। वोल्ट मीटर हमारा क्या लिए होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, ठीक। अब हमारा गैल्वेनोमीटर का एक लिए यूज़ होता है, ये हमारे विद्युत परिपथ जो होता है, सर्किट होता है, उसमें विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है, मतलब कि ये मूव करता है अगर मूवमेंट इसमें होती है, अगर उसमें विद्युत धारा बह रही है, नहीं तो सीधा रहेगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है, ठीक, बताने का काम है इनका। ये होगा हमारा गैल्वेनोमीटर। अब बचा हमारा ओम मीटर। ओम मीटर क्या करता है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को मापता है, ठीक। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ओम मीटर हमारा। चलिए अब ये हो गए आपके 10वां क्वेश्चन। ये जो आया हुआ था आपका एग्ज़ाम लोअर 2 में, री एग्ज़ाम जो हुआ था, ये एग्ज़ाम जो है लोअर 2 में आपके री एग्ज़ाम जो हुआ था 28/7/2019 में आया हुआ था ये क्वेश्चन आपका, ठीक। चलिए अब हो गए आपके ये पूरे आज के 10 क्वेश्चन। आप इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे मैं और आपको इस तरह की वीडियो लाते रहूं और जिसमें आपका सारा रिवीजन भी हो जाए और एक एक क्वेश्चन आपका कोई भी ना छूटे। ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन आप करें और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जब तक मैं आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, अपना कमेंट करना मत भूलिएगा इसमें कि आपके कितने इसमें से क्वेश्चन आंसर, आपके कितने भी क्वेश्चन जो हैं आपने उसके सही आंसर दिए, ठीक। राइट आंसर करके ज़रूर लिखिएगा, इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।